आप सबको मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आपने रिसेंटली एक बहुत बेहतरीन शायरी आपने सुना होगा। महाराष्ट्र के विधानसभा में जब एमएलसीओं की विदाई हो रही थी उस समय, और उन्होंने क्या कहा था, साजिश की सौगात पहनकर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़कर बैठ गए, जिनको मेरा हाथ पकड़कर चलना था, न जाने क्यों बात पकड़कर बैठ गए। और फिर आगे उन्होंने क्या, हमने तो हर मोड़ पर उनका साथ दिया, वो बस मेरे जज्बात तौल कर बैठ गए, जो मेरे थे वहीं सबसे दूर हुए, अजनबी जैसे इल्जाम उछाल कर बैठ गए। आप समझ रहे हैं ये इस शायरी में कितना दम है? आप इस शायरी का पूरा लबोलवाप आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं आपको राजनीति की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखती कम है और समझ में उससे भी कम आती है। ये कहानी है रणनीति की, राजनीतिक साजिश की, राजनीति में बने रहने की, अपने आप को मजबूत रखने की और बिना दबाव कोई काम करने की राजनीति। अगर ये चीज किसी राजनेता के अंदर ना हो तो फिर वो राजनीति से कब बाहर कर दिया जाएगा उसको खुद नहीं पता चलेगा। देखिए, नेता कैसे खेल खेलते हैं, उनकी रणनीति कितनी गहरी होती है कि हम और आप अक्सर उनमें फंस जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम फंस चुके हैं। वो अपनी चाल चलते हैं और हमें चाल समझने भी देते हैं। इसी खेल में वो सिर्फ सत्ता तक नहीं पहुंचते बल्कि सत्ता में बने रहने की गारंटी भी तैयार कर लेते हैं। अब जरा इस कहानी को समझिए। देश में दो तरह की सरकारें होती हैं, एक जहां पूर्ण बहुमत होती है और दूसरी जहां सहयोगियों के सहारे सरकार चलती है। असल खेल वहां शुरू होता है जहां दबाव की राजनीति होती है। मैं आपको दो राज्यों की कहानी सुनाता हूं। पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है बिहार। पहला अध्याय मैं आपको बता रहा हूं जो बिहार में किस तरीके से भाजपा ने धैर्य रखा, और धैर्य का फल इतना मीठा होता है आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आज बिहार में शायद बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। बिहार में एक समय ऐसा आया था जब नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीतिक सत्ता बदल लिया। उन्होंने जनता दल यू से को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना ली और उस पर भाजपा की सरकार चली गई। अब यहां कहानी में मोड़ आता है। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी उसी जेडीयू से आते थे, वो राज्यसभा के उपसभापति थे। अब आप सोचिए, सरकार चली गई, समीकरण बदल गए, तो उन्हें हटा दिया गया? नहीं, उन्हें उनके पद पर बने रहने दिया गया। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। यहां है राजनीति का धैर्य, जहां आप हार कर भी अपनी चाल आगे के लिए बचा कर रखते हैं। अब मैं महाराष्ट्र का खेल की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र जहां एक नाम उभरता है देवेंद्र फडणवीस का, जो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इनकी राजनीति सीधी नहीं बल्कि बहुत गहरी और संतुलित होती है। इन्होंने समय का इंतजार किया और जब समय आया तो चाल ऐसे चला कि पूरी बाजी पलट कर रख दिया। लेकिन असली कहानी यही नहीं है, असली कहानी है उनका अंदाज। शायरी जो उन्होंने कहा है ना, उसमें क्या उन्होंने अंदाज छुपाया था वो जरा देखिए। एक दिन एमएलसी की विदाई का समय आया, उन्होंने कुछ कहा, सीधे शब्दों में नहीं बल्कि शायरी में। और वो शायरी जो थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और उस शायरी के माध्यम से उन्होंने क्या बता दिया? उन्होंने बता दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ भी हैं, वो सिंधे के साथ भी हैं और एनसीपी के भी साथ में। अब सोच लिए कि ये राजनीति कितनी गहरी है। यह इशारा किसको था? क्या वह शायरी केवल और केवल श्रीमान उद्धव ठाकरे साहब के लिए थी, या फिर
हमारे वर्तमान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय शिंदे साहब। क्यों मैं कह रहा हूं? देखिए, जो सत्ता में साथ हैं लेकिन मन साथ नहीं रहता है, तो उनको ऐसे ही डील किया जाता है। अब आपको याद है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि कुछ मनमुटाव की चर्चाएं चल रही थी किसी एक महानगर पालिका के चुनाव को लेकर के, और अचानक से शिंदे साहब देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए आए, और बात यहां तक पहुंच गई थी कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी अगर अपने, क्योंकि कार्यकर्ता पे ही सब चलता है ना, तो स्थिति जब ये हो गई थी तो आए तो इस चर्चा को विराम दे दिया गया। बात तो कुछ हुई रहेगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऐसे नेता कि उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया हुआ है। देखिए, पहला मैनेजमेंट उनका क्या था? पहला मैनेजमेंट उनका था, जैसे ही पवार साहब, आप समझ रहे हैं, जो दुर्घटना में उनकी जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको अभी 12 दिन भी नहीं बीते हुए थे, देवेंद्र फडणवीस ने फटक करके उनकी वाइफ को विधायक दल का नेता चुना, और बिना किसी परवाह के उन्होंने फट करके उनको चीफ मिनिस्टर का पद का शपथ भी दिला दिया। उन्होंने ये नहीं देखा लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, लेकिन ये साबित वहां किया कि इन्होंने वो कार्य करके उन्होंने अपनी सरकार को और मजबूत कर लिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को। अब उन्होंने शिंदे साहब को ये बताया कि आप मेरे ऊपर प्रेशर करने की कोशिश मत करो, अगर आप चले भी जाओगे ना तो भी मेरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरा जो कल उन्होंने शायराने अंदाज में कहा, ये किसको कहा? उद्धव साहब ठाकरे को उन्होंने कहा। इसका मतलब ये कि आपके लिए जो हमारे जो रेड कारपेट है ना, वो हमेशा आपके लिए बिछे हैं। क्योंकि राजनीति में ना, आपको याद है कि एक बार ये गौड़ा जी ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन वो जब गए प्रधानमंत्री कार्यालय में तो उनको मोदी जी ने ऐसा स्वागत किया कि उसके बाद वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने पूरी कर्नाटक में भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। ये होती है धैर्य, ये होती है राजनीति। तो देवेंद्र फडणवीस ने इस शायरी के माध्यम से यह भी बताया कि मेरे पास एनसीपी भी है, मेरे पास शिवसेना भी है, मेरे पास यूबीटी भी है। आप कोई भी थोड़ा भी इधर उधर मत करना, क्योंकि एक अगर गया तो दूसरा मेरे लिए बैठा हुआ है। तो इससे क्या होता है? इससे कोई जो शख्स होता है ना, उसकी मजबूत छवि दिखाई देती है, और वह व्यक्ति राजनीति में बेहतर काम करता है। फिर क्यों बेहतर काम करता है? क्योंकि उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि मेरी सरकार चली जाएगी। और जब आपको इस बात की चिंता ना हो कि आपकी सरकार चली जाएगी, तो आप खुल के बैटिंग करते हैं। जैसे होता है ना, जो ओपनर आते हैं उनको पता रहता है मेरे आने वाले भी 9 बल्लेबाज हैं, तो धाड़ 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 फिर बीरेंद्र सहवाग वाली स्टाइल में खेलते हैं। वही हाल है, क्योंकि यहां पे जो है ना, यहां पे बीएमसी में भी बीजेपी को लड़ना है और स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो देवेंद्र फडणवीस ने क्या जुगाड़ लगाया, क्या चाल चढ़ी, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब केवल बीजेपी वाले ही कर पाते हैं। मैं देखा हूं, जब से 2014 के बाद की राजनीति में देख रहा हूं, इतने पेशेंस से बीजेपी वाले अपने काम को करते हैं, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा किसी और के लिए करना, क्योंकि और तो लोग पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। यहीं जब आरजेडी से जेडीयू फिर निकल के बीजेपी में आई, तो देखिए उन लोगों ने क्या क्या कह दिया, पलटू राम, फलाना राम, धमाका राम, लेकिन बीजेपी वालों ने कुछ नहीं कहा।
और आज अपनी स्थितियां देखिए, उनके बदौलत वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार चला रहे हैं। तो ये होती है राजनीतिक सूझबूझ। और अगर बीजेपी फ्रंट फुट पे आके चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में अगर खेलती है ना, तो उसके जो उसका नेतृत्व जो है ना, और उसके अंदर जितने लोग हैं ना, उनकी वजह से खेल रही है। धन्यवाद, नमस्कार।